हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को जाना था। आज के सेशन में भी वही करेंगे। 2022 का ही प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। आपके मार्किंग स्कीम में भी कुछ डिफरेंस आया है, क्योंकि 2020 में तो जो प्रश्न पत्र आया है वो 70 मार्क्स का है, जबकि ये 2022 का कितने मार्क्स का आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे कितने मार्क्स आपका क्वेश्चन पेपर आता है, कितना आपका प्रैक्टिकल होता है, कितना वर्टिकल पोर्शन आता है। ओके, लास्ट सेशन में हमने देखा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया देखी थी। तो क्लोरोबेंजीन का आपका NaOH के साथ रिएक्ट कराया जाता है 623 केल्विन तापमान व 320 ATM दाब पर दोनों को रिएक्ट कराया जाता है, तो फिनॉल आपका प्राप्त होता है। ठीक है, IUPAC नेम देखे थे। फर्स्ट आपका था 4-chloro-2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल, और सेकेंड आपका था 2-इथॉक्सी प्रोपेन, वही थर्ड था आपका 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। ओके, डी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की संरचना लिखिए। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 5 यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। डिफरेंस दोनों में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का है, क्योंकि एक में आपका एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि ग्लूकोज है, और दूसरा फ्रक्टोज में आपका कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। और आपका क्या दिख रहा है आपको, 4 कार्बन से आपका जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो राइट साइड, 3 कार्बन से आपका राइट साइड को जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक CH2 के साथ भी राइट साइड को, तो टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके राइट साइड को दिख रहे हैं, और वहीं पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो थर्ड कार्बन पर होगा वो लेफ्ट साइड को जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये डिफरेंस आता है। और वहीं पर आपका क्या हो रहा है, जो कि सेकंड नंबर का कार्बन है उस पर फ्रक्टोज के केस में कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, या आप क्या कहेंगे कि सेकंड नंबर का कार्बन जो है वो कीटोनिक ग्रुप का ही कार्बन है, और वहीं पर ग्लूकोज के केस में फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन होगा। ओके, तो ये संरचना हो गई थी। क्वेश्चन था, अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट ऑन रिएक्टिंग विद ग्लूकोज इन एक्सेस इट रिप्लेसेस ऑल द OH एंड कार्बोक्सिल ग्रुप विद हाइड्रोजन कवरिंग इट इनटू N-हेक्सेन। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर, जितने भी आपके हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल ग्रुप हैं उनको हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करने के बाद हेक्सेन बना देता है। तो डी ग्लूकोज से क्या बन रहा है, N-हेक्सेन बन रहा है, जब उसकी रिएक्शन किससे हो रही है बच्चे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हो रही है, और हीट दी जाती है इस रिएक्शन में, जिसके बाद ये रिएक्शन पूरी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको ये होमवर्क में भी दिया था, अमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे, यानी अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। अमीनो एसिड्स हैव अमीनो that is NH2 group basic in nature and accept a proton, and COOH group loses a proton forming a dipolar ion called the zwitter ion. Okay, तो क्या होता है, NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप की, हम जब अमीनो एसिड की बात जब हम कर रहे हैं तो वहां पर आपका एक अमीनो ग्रुप होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एंड एक्सेप्ट अ प्रोटोन, और क्या करता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। और COH ग्रुप जो है वो क्या करता है, प्रोटोन को डोनेट करता है, जिससे कि डाइपोलर आयन बनते हैं। ठीक है, NH2 में आपने क्या देखा, बेसिक नेचर है, वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो COH ग्रुप है वो प्रोटोन को डोनेट कर रहा है, तो डाइपोलर आयन बन रहे हैं, जिनको ज्विटर आयन कहा जाता है। इन दिस फॉर्म अमीनो एसिड्स बिहेव बोथ एज एसिड्स एंड बेसिस, सो दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो बच्चे एम्फोटेरिक पहले होता क्या है, एम्फोटेरिक आपने ऑक्साइड्स भी पढ़े हैं, जब आप मेटल ऑक्साइड्स पढ़ते हैं तो वहां पर उनकी भी आपने उभयधर्मी प्रकृति देखी है। तो उभयधर्मी प्रकृति होती है कि जब कोई भी कंपाउंड आपका एसिडिक एज वेल एज बेसिक, यानी कि दोनों अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करेगा, तो उसको उभयधर्मी कहा जाएगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड भी आपका क्या कर रहा है,
उभयधर्मी प्रकृति दिखा रहा है। तो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि बेसिक नेचर भी है और एसिडिक, यानी कि एक्सेप्ट भी कर रहा है प्रोटॉन को और डोनेट भी कर रहा है, जिससे डायपोलर आयन बन रहे हैं और जिसको क्या कहा जाता है बच्चे? ज्विटर आयन कहा जाता है। तो इस फॉर्म में इसको क्या कहा जा रहा है? एम्फोटेरिक कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है जैसे ये था आपका, यहाँ पर क्या हो गया? इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पर, तो NH3 बनाता है, ठीक है, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है। देन COOH ने क्या किया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, आपका हाइड्रोजन को रिलीज किया है, ठीक है, जिससे उस पर क्या आ गया? COO निगेटिव आ गया है। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। यहाँ पर हमने क्या कहा? NH2 ग्रुप बेसिक इन नेचर एंड एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो NH2 क्या करेगा? एक H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन यानी H प्लस, तो H2 पहले से तो कितने हो जाएंगे? H3 हो जाएंगे, NH3 हो गए, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CHR, ठीक है, ये पहले से था। और हमने क्या बोला? हमने बोला COOH ग्रुप लॉसेस अ प्रोटॉन फॉर्मिंग अ डायपोलर आयन, ठीक है। अब ये COOH होता है, जो यहाँ पर ये H है, ये यही तो इधर गया है, तो यहाँ COO निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी आ रहा है और निगेटिव आ रहा है, क्या बन रहे हैं? डायपोल बन रहा है, डायपोलर आयन हो रहे हैं, ठीक है ना। जिसको कि क्या कहा जाता है बच्चे? इसको ज्विटर आयन कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? एम्फोटेरिक नेचर का कहा जा रहा है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, डीएनए तथा आरएनए के जैविक कार्य समझाइए। तो डीएनए की बात करेंगे। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए सेल के आपका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी पाया जाता है। वहीं पर पौधों में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वहां पर भी ये देखने को मिलता है। आरएनए की बात करेंगे तो ये आपका सेल में जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें पाया जाता है, और जो सेल का न्यूक्लियस होता है वहां पर ये कम मात्रा में पाया जाता है। डीएनए का कार्य क्या होता है? इसमें जब नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, और जीव उत्पन्न होते हैं, तो उस टाइम पर जो आनुवंशिक इंफॉर्मेशन जितनी भी है वहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, और साथ ही साथ किसका? ट्रांसफॉर्म करने का काम भी करता है, ठीक है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का काम। ओके, तो आप लिखेंगे आनुवंशिक आनुवंशिक सूचना को स्टोर करता है और स्थानांतरित करता है। आरएनए, आरएनए का क्या काम है? जितने भी आनुवंशिक कोड होते हैं, ठीक है, उन आनुवंशिक कोडों को न्यूक्लियस से राइबोसोम में प्रोटीन बनाने के लिए और डीएनए ब्लूप्रिंट के दिशा निर्देशों को ले जाने का कार्य किसका होता है? आपके आरएनए का।
चलिए नोट करेंगे। बाकी आपको पता है डीएनए जो होता है वो आपका डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 होते हैं। डीएनए में कौन कौन से होते हैं आपके, एटीजीसी यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ओके, और थाइमिन की जगह आरएनए में क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, इसलिए एयूजीसी। ओके, तो डीएनए में कौन कौन से हैं आपके, डीएनए में हैं एटीजीसी यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और आरएनए में क्या है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है खाली, AUGC। ओके, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो जीवों की जो जीवन है, लाइफ है, उसके लिए डीएनए और आरएनए बहुत आवश्यक हैं। क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 का, यानी कि फर्स्ट जो है 27 का, उप सह संयोजन यौगिकों में समन्वय मंडल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहा जाता है। ठीक है, और उदाहरण के साथ इसको समझाना है। चलिए प्रश्न नोट कीजिए। The complex ion at the coordination compound containing the central metal atom ion and the ligands attached to it is collectively called coordination sphere and are usually enclosed in square brackets with the net charge. For example, the coordination compound K4FeCN6 contain the complex ion FeCN6 4 negative is referred as coordination sphere. ठीक है, समन्वय मंडल किसे कहा जाता है, पहले उप सह संयोजन यौगिक जो है, ये आपको एक उप सह संयोजन यौगिक दिया गया है K4FeCN6। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केंद्रीय परमाणु और जो आयन होता है, क्या कहा गया, सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु का जो परमाणु होगा या आयन होगा, ठीक है, वो किससे जुड़ा होता है, लाइगेंड, जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं दोनों। ठीक है, को एक साथ वर्गाकार कोष्ठक में रखा गया है। वर्गाकार कोष्ठक में किसको रखा गया है, FeCN6 को रखा गया है। ठीक है ना, जिसमें वर्गाकार कोष्ठक में इसको लिखा जाता है, और जो ये वर्गाकार कोष्ठक के अंदर लिखा गया है यही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या समझ में आया, ये पूरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसमें जो ये इतना वाला पार्ट है ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो लिखेंगे केंद्रीय परमाणु अथवा आयन से जुड़े लिगेंडों या लाइगेंडों को एक साथ वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है तथा ये सभी मिलकर क्या कहलाता है, समन्वय मंडल कहलाता है। उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण में आपके पास है K4FeCN6
एक उपसहसंयोजन यौगिक है जहां FeCN6 4 नेगेटिव समन्वय मंडल है। ओके, तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपका IUPAC नेम आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए आता है। इसके अलावा जैसे ये पूछ लिया गया है कि समन्वय मंडल क्या है, लाइगेंड्स पूछ सकता है। ख है आपका अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्यों? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। The ethers have low polarity, as a result do not show any association by intermolecular hydrogen bonding, since a lesser amount of energy is required than to break weak dipole-dipole force in ether than to break strong hydrogen bonds in alcohol. सिंपली क्या समझे इससे, ईथर में आपका क्या होता है, किसी भी प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलती इंटरमोलिकुलर, ओके, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में, जबकि वो आपका अल्कोहल के केस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसी वजह से क्या हो रहा है, अल्कोहलों का जो क्वथनांक है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू ईथर, ओके। यानी अल्कोहल को वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं बच्चे, बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, और उनको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हीट वहां पे देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से अल्कोहल का तापमान क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। Therefore, ethers have low boiling points and lower than that of isomeric alcohols, and almost the same as those of alkanes of comparable molecular masses. The large difference in boiling point of alcohols and ethers is due to the presence of hydrogen bonding in alcohols. ठीक है, तो जो बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है ईथर और अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो वो किसके कारण से हो रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हो रहा है। जो वहां पर अंतर आणविक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बंध वहां पर उपस्थित है, उनके कारण से अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और अल्कोहल और ईथर किसकी बात कर रहे हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग समान होगा, या संगत जिनको हम कहते हैं कि संगत आपके अल्कोहल होंगे या संगत ईथर होंगे उनसे रिलेटेड, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लगभग समान होंगे उनके, या मॉलिक्यूलर मास समान होंगे, तो उनके आप क्वथनांक की बात करेंगे, उनको कंपेयर करोगे आप। ठीक है ना, ये जब हम अल्कोहल ईथर का चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने बहुत अच्छे से इसको समझा भी था। ओके, चलिए नोट करिए। क्वथनांक यानी वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के अणुओं को वाष्पित करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ईथर में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित है।
अतः अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है। ठीक है, जैसे आपका अल्कोहल है कोई, ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, ROH, यही होता है, OH ग्रुप होता है, R आपका एल्काइल कोई ग्रुप है, ठीक है, उस पे OH जुड़ा हुआ है। दूसरा, अब अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे ना, कोई आपने अल्कोहल लिया है, सपोज आपने इथाइल अल्कोहल है आपके पास, तो उस इथाइल अल्कोहल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे इथाइल अल्कोहल के, तो हमने बोला ROH एक मॉलिक्यूल है, दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, सपोज ROH है दूसरा भी, इस तरीके से, ठीक है, यहां पर भी आपका कोई ROH है, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं अल्कोहल के। इनके मध्य में हमने क्या बोला, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अल्कोहल के अणुओं के मध्य में देखने को मिलेगी। तो ऑक्सीजन क्योंकि क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, तो ये पार्शियली क्या हो जाता है, आपका निगेटिव हो जाता है, और हाइड्रोजन हो जाती है पार्शियली पॉजिटिव। ये भी पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक ही विलियन में सारे हैं, एक ही आपका कंपाउंड है, उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो आकर्षण की वजह से ये हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन के निगेटिव से जुड़ेगा, तो ये जहां पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहला रही है, ठीक है। ये यहाँ पर फिर किसी ऑक्सीजन से जुड़ रहा होगा, ओके, ये फिर यहाँ किसी हाइड्रोजन से जुड़ रहा होगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि ईथर के केस में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, ओके। तो इसी वजह से क्या हो रहा है बच्चे, इसी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के लिए, अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो OH के बीच में यहाँ उपस्थित है, इसको तोड़ने के लिए, इस OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी यानी कि ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब ऊष्मा ज्यादा करेंगे तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो यानी कि बहुत ज्यादा तापमान पे क्या होगा, कोई भी आपका जो अल्कोहल है वो बॉइल होगा और वेपर में कन्वर्ट होगा, देन उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो जहां पर भी आप क्वथनांकों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो वहां पर ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किसी का भी क्वथनांक बढ़ रहा है। और वहीं पर दूसरा कहीं कहीं पर आप मिसिबिलिटी देखते हैं या सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि मिसिबल हो रहे हैं वाटर में, तो वहां पर भी जहां पर बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बंध बन रहे होंगे वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, ओके। और जहां पर बॉन्ड अच्छे से नहीं फॉर्म होगा तो वो मिसिबल नहीं होंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आणविक आकृति के आधार पर यानी मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन दीजिए प्रोटीन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप्स आर फॉलोइंग, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ओके। फाइब्रस रेशेदार, द प्रोटीन्स इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन लाई पैरेलल साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। द प्रोटीन इन विच, ऐसे प्रोटीन जहां पर कि क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, पैरेलल चलती है साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, क्या बनाने के लिए, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनको क्या कहा जाता है, फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है। एंड द पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी होती हैं आपकी, किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ओके। These protein are insoluble in water, ये कैसी होती हैं, ये वाटर में insoluble होती हैं। The fibrous protein are tough and insoluble in water and dilute acid और bases, dilute acid और dilute bases में भी ये कैसी होगी, insoluble होगी। Example myosin जो कि मसल्स में प्रेजेंट होती है, केराटिन जो कि हेयर्स में प्रेजेंट होता है, नेल और स्किन में प्रेजेंट होता है, फाइब्रोनिन, फाइब्रोइन
इन सिल्क, कोलेजन एंड टेंडन्स, उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये फाइब्रस प्रोटीन का टाइप है। सेकेंड है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। द प्रोटीन्स आर फोल्डेड टू फॉर्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फोल्ड हो जाती है प्रोटीन इस प्रकार से और फोल्ड होकर के क्या बनाती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाती है, यानी गोलाकार से संरचना बनाती है और इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इस प्रकार के प्रोटीन्स को ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में क्या होती हैं, विलेय होती हैं, एंड डाइल्यूट एसिड और बेसिस, डाइल्यूट एसिड और बेसिस में भी विलेय होती हैं। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन जो कि एग में प्रेजेंट होता है, इंसुलिन जो कि पैनक्रियाज में आपका पाया जाता है। ओके, तो जब आप संरचना की बात करते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन आपकी लगभग ऐसी संरचनाएं होती हैं। वहीं पर ग्लोबुलर प्रोटीन आपका इस प्रकार से कुछ संरचनाएं होती हैं जो कि क्या बनाती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन बनाती हैं। तो यानी ये स्फेरिकल टाइप का होता है, ये थोड़ा ऐसे चलता है। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पर हो। ग्लोबुलर प्रोटीन में आपकी अल्फा बीटा चेन्स होंगी। ओके, चलिए 28 क्वेश्चन आपने होमवर्क से करके लाना है, कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, इनको कंप्लीट करना है आपको। 5 मार्क्स की 5 रिएक्शन है। पहला है फॉर्मिक एसिड की Ag2O के साथ रिएक्शन। दूसरा आपका एसिटिक एसिड के 2 मोल हैं जिसको P2O5 की प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड को HCN के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, एल्डिहाइड को आपका अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, और लास्ट फिफ्थ है आपका एक एल्डिहाइड है जिसको तनु NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जा रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क में है। कैनिजारो अभिक्रिया, नेम रिएक्शंस है, कैनिजारो अभिक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण जिसे आप कहते हैं, घ है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन या कॉल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, और हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ओके, ओस्टवाल प्रक्रम से नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि रासायनिक अभिक्रियाओं सहित लिखिए। तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका NH3 लिया जाता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका 800 डिग्री सेल्सियस पर, और PT4 आपका लिया जाता है, तो वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस 6H2O प्लस हीट बनती है। ठीक है, तो 4NH3 प्लस 5O2, फर्स्ट स्टेप में ये हो रहा है। सेकेंड स्टेप में द हॉट गैसेस फॉर्म द बेस ऑफ द चैम्बर आर देन कूल्ड बाय passes through a heat exchanger where the gases are cooled to the vicinity of 50 degrees Celsius. Here the nitric oxide react with atmospheric oxygen to form nitrogen dioxide. अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ आपकी प्रोड्यूस हुई थी ना, ये इसका उपयोग करेंगे सेकंड स्टेप में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्टेप में उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देन पास्ड विद एक्सेस एयर थ्रू एन एब्जॉर्प्शन टावर वेयर वाटर ट्रिकल्स इन फॉर्म द टॉप nitrogen dioxide in the gas flow react with water in the presence of atmospheric oxygen to form nitric acid. ठीक है, तो ऑस्टवाल्ड प्रोग्राम से क्या बनाया जाता है, आपका नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। क्लियर है, तो ये 3 स्टेप रिएक्शन होती है आपकी, जिसमें कि क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिया गया, क्या किया गया, H2O में पास किया गया, आपका 2HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बना है, साथ में ये NO फॉर्म हुआ है। तो जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ है इसको दोबारा आप यहाँ सेकेंड स्टेप में ले आएंगे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बना लेंगे फिर से। ओके, चलिए नोट करिए।
तो बच्चों आज के इस सेशन में 2022 के कुछ और प्रश्नों को हल किया। होपफुली आज आपको समझ आए होंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उनका आंसर कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए जितने भी टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हैं, और साथ में जो भी आपका क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।